नमस्कार भाइयों बहनों। पूरे देश की नज़र बंगाल चुनाव पे था। जिस तरह से सरकार ने पूरे सिस्टम का उपयोग करके बंगाल चुनाव जीतने की कोशिश करी, कोरोना के समय में इतनी बड़ी रैली, रोड शो करके चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, जिसके कारण कोरोना भी फैल गया और आज वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसका एक ही कारण है कि लोगों को भाजपा की नफरत वाली पॉलिसी के बारे में पता चल गया। भाजपा का काम है फूट डालो, शासन करो, और उन्होंने जो बंगाल में फूट डालने की कोशिश करी थी वो फेल हो गए। बाहर से गए हुए कुछ नफरती लोगों को साथ में लेकर वो चाह रहे थे कि बंगाल के लोगों को गुमराह कर देंगे और फिर बंगाल के लोगों के ऊपर हम शासन करेंगे, उनके ऊपर ही उनके पेट के ऊपर लात मारेंगे। सरकार पे कब्जा हो जाने के बाद बंगाली लोगों का हक मारा जाता, उनको नौकरी नहीं मिलती वहाँ पे, तो वो सब कुछ खत्म हो गया। बंगाल के लोगों ने दिखा दिया कि एकता में बल होता है और हम तुम्हें नफरत की राजनीति नहीं करने देंगे। अगर बंगाल में भाजपा जीत जाती तो वहाँ जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनका बहुत बुरा हाल होना था। ये बात उनको भी पता चल गया था, देश के सारे अल्पसंख्यक भाइयों को। तो उन्होंने भी अपने वोट में फूट नहीं डाला और उन्होंने 100% वहाँ पे वोट डाला और एकजुट होकर एक तरफा वोट डाला। हम लोग देश के जितने भी कांग्रेस समर्थक थे, वो जितना कांग्रेस से प्यार करते हैं उससे ज़्यादा कहीं भाजपा के गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बंगाल में बीजेपी के बाहर करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वैसे कांग्रेस की शुरू से ही कुर्बानी देने की परंपरा रही है। उन्होंने आज भी पहले दिल्ली में दिया था, भाजपा को बाहर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को योगदान दिया, लेकिन केजरीवाल जी तो फिर उनको तो घमंड हो गया, अरे हम तो कांग्रेस को जीरो कर दिए। आपने सोचा नहीं कि कांग्रेस को आपने जीरो नहीं किया, कांग्रेस ने कुर्बानी दी, उसके वोटरों ने कुर्बानी दी तो आपकी सरकार बनी। अदरवाइज कांग्रेस के वोटर अगर कांग्रेस को वोट करते, वोट का विभाजन होता और आप हार जाते और कांग्रेस भी हार जाता और भाजपा होती दिल्ली में। और उस दिल्ली को पाने के लिए भाजपा ने किया भी, तिक्रम लगाया भी, एलजी को पावर दिया, आपके सत्ता को छीना भी। तो बंगाल में उसी तरह से भाजपा को बाहर करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, अपने ईगो को, सब कुछ को ताक पे रख के वोट किया। उसके लिए उनका धन्यवाद और उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये शुरुआत है, ऐसे ही बने रहें, अपना संगठन मजबूत करते रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। 2024 में केंद्र में परिवर्तन आएगा। एक बात और बताना चाहता हूं, जो लोग प्राइवेटाइजेशन के समर्थक थे उनके लिए, आज देश के जितने भी उद्योगपति हैं वो अपने प्राइवेट जेट में बैठ के बाहर चले गए। हम लोग यहाँ ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए मर रहे हैं, बेड के लिए मर रहे हैं, और वो विदेश भाग गए। वो उद्योगपति जिनको आप कह रहे थे कि दे दो, देश की बागडोर दे दो, सब कुछ बेच के उनको दे दो और वो चलाएंगे, वो देश छोड़ के चले गए और एक बार भी आपके लिए सोचा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन वाले थे, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, आपको कितना महंगा इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 1 लाख भी लगा रहा है, कोई 60,000 भी मांग रहा है। एमआरपी लिखा हुआ पर्ची पे, ये भी नहीं कि ब्लैक से मांग रहा है, 60,000 एमआरपी है। जो दवाई रेमडेसिविर 600 से 400 के बीच होनी चाहिए थी प्राइस, और है, वो ज्वेलर्स बेच रहा है। कल पेपर में देखा होगा, मीडिया में पकड़ाया था, पुलिस ने पकड़ा दिल्ली में, ज्वेलर्स आपका दवाई बेच रहा है। कोई जैन था और कोई गुप्ता था। तो आप सोच सकते हैं, चूड़ी बेचने वाला दवाई बेच रहा है तो व्यापारी किसी का नहीं होता। आप व्यापारियों का पक्ष करते हो, व्यापारियों का सरकार बनाए थे तो व्यापारी आपकी जान ले रहा है। 400 की दवा 50,000 में के हिसाब से बेच रहा था, उसके पास घायल पकड़े गए। तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि ये बंद करो, ये सब जो नफरत फैलाते हो, नफरत से नुकसान सबका होता है। और इन नफरत के कारण, आप लोगों के नफरत के कारण, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो 10 करोड़ लोग हैं जो रात दिन नफरत फैलाते रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे और लोगों को गुमराह करते रहे, उनको कहना चाहता हूं कि ये नफरत फैलाना बंद करो, उससे नुकसान देश का होता है। आपको जिस लिए आपने नफरत फैलाया था वो खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर मोदी जी की हिम्मत है तो बेच के दिखाएं अब देश की कोई भी संस्था। जनता जागरूक हो रही है ना।
2.5 साल बच गया है। सरकार जाने के बाद जो दूसरी सरकार आएगी उद्योगपतियों से फिर वापस भी तो ले सकती है, छीन सकती है ना। क्या फायदा? उद्योगपति को तो इसी देश में रहना ना, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल तो कोई होता नहीं ना भारत में। एक कानून लाएगा और फिर से सबको ले लेगा, पूछेगा बताओ बैलेंस शीट कितना पैसा तूने इसमें लगाया है। अगर उद्योगपतियों से जितने भी लोन माफ हुआ है वही पैसा ले ले तो उद्योगपति कंगाल हो जाएगा, 1 मिनट में कंगाल हो जाएगा, जितना एनपीए का अकाउंट माफ किया गया है। तो आप लोग ये सब जो गलत फहमी में पड़े हुए हो उस गलत फहमी को बंद करो। प्राइवेटेशन के चक्कर में पड़े हो, उसके चक्कर में तुम्हारा दवाई नहीं मिला, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला और मर रहे हो। और उसी तरह से किसान काले कानून ला दिए और किसान सड़कों पर बैठे हो। इतने दिन से आप लोग उसको किसान को अभी भी आतंकवादी बता रहे थे किसान के कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंचा दिल्ली में। हवाई जहाज से ऑक्सीजन आ रहा है, कौन सा किसान ने ऑक्सीजन नहीं लाने दिया? हवाई जहाज से आ रहा है, भारत में ऑक्सीजन नहीं था। बोलती बंद है सबकी। तो भाई साहब आप सबको कह रहा हूं, जो नफरती चिंटू है उनको, अबैनों को भी, वो भी है, बहुत सारे हैं, वो भी है जो नफरती चिंटू। उनको पता नहीं कौन सिखाया गया था, गलत प्रभाव दिमाग पे पड़ा हुआ है बचपन से ही, कुछ लोगों के खिलाफ भड़काया गया जातीय उन्माद फैलाने के लिए। उनको कहना चाहता हूं ये सब छोड़ दो। और क्योंकि अगर आपने काले कानून खत्म नहीं किए किसानों वाला तो एक दिन रोटी के लिए भी तरस हो गई। इसी तरह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उद्योगपतियों का। आपका सारा अनाज बाहर एक्सपोर्ट कर देगा और विदेश भाग जाएगा। इसी तरह से जहाज में बैठ के भाग जाएगा जैसे अभी भाग गया। वैक्सीन बनाने वाले आधार पुना वाला भी लंदन से बैठ कर ट्वीट कर रहा है, भाग गया यहाँ से, कहता हम प्रेशर नहीं झेल सकते, सरकार का दबाव है। चाहे जो भी हो, हर मुख्यमंत्री के लोग मर रहे हैं, वो भी फोन कर रहे होंगे, सरकार भी फोन कर रहा होगा, हमें चाहिए, दबाव नहीं झेल सका। ऐसा उद्योगपति किस काम का जो दबाव नहीं झेलेगा और विदेश भाग जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि ये उद्योगपति देश का दुश्मन है। जब देश में इस तरह से हाहाकार मचेगा तो अभी तो कुछ दिनों में आपका ऐसा रॉकेट बनाया है इलोन मस्क ने कि आपको चांद पे ले जाएगा, घर बना रहा है। उनके पास पैसा है तो चांद पे भाग जाएंगे, हम सब मरते रहेंगे। ये भी होगा, मैं कह रहा हूं। जब अगर बन गया होता तभी वो चांद पे होते, लंदन में नहीं होते। इसलिए सरकार से अनुरोध है ये नफरत फैलाना बंद करें और किसान के जो काले कानून है उसको इमीडिएट कोर्ट ने तो कहा 1.5 साल से होल्ड किया, आप उसको खत्म करिए कि किसानों के प्रति और किसानों को का विश्वास आप में जगे और वो अपने घर जा सके। 70 करोड़ संख्या उनकी किसानों की, उसमें से मैं भी हूं और 12 वोट मेरे भी हैं और बढ़ जाएंगे कुछ दिनों में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये काले कानून को खत्म करो और जितने भी प्राइवेट संस्थाओं को बेचने की जो आपको चल रही है प्लानिंग, वो बंद करो, क्योंकि उद्योगपति किसी का नहीं है। ठीक है, व्यापारी की सरकार बना दिया हम लोगों ने, आप व्यापारी हो, आपको काम बेचने के अलावा आपको कुछ नहीं आता है तो 2.5 साल चुप बैठ के सरकार चला लो और चले जाओ, क्योंकि ऐसे भी 2024 में आप आने वाले नहीं है। तो आप अपना आराम से रहें और ये कोई गलती ना करें, क्योंकि आपने अपना जीवन जी लिया है, आपको जितना जीना था जी लिया। हम में से कई लोग कोरोना से भी लुढ़कना बाकी है, लुढ़क जाएंगे, लेकिन देश का नुकसान मत करिए। और आप लोग जो नफरत फैलाने वाले उनसे फिर से एक बार कहता हूं कि लोगों को देखो कितने लोग मरे हैं, कैसे कैसे लोग मरे हैं। पत्रकार मर गए बेचारा, उसके 2 बच्चियों को छोड़ के। तो हर तरह के लोग, किसी ने कोई छूटा ही नहीं है। न्यूजीलैंड के एम्बेसी वाले ऑक्सीजन मांग रहे हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता लेके ऑक्सीजन देने जा रहा है उसका। तो हाल देश की हाल ये है। किस किस देश से नहीं मदद आ रही है हमारे पास, जो हम दूसरे लोगों को मदद पहुंचाते थे, तो जरूरत ही नहीं थी। अगर ये चुनाव नहीं कराते, जल्दीबाजी नहीं करते, चुनाव जरूरत क्या था चुनाव की? पहले वाले वीडियो में बताया मैंने आपके चुनाव क्यों कराया था, क्योंकि प्रेशर था। ये सरकार को पता है और मेरा एक गेस है कि उनको प्रेशर था उद्योगपतियों से कि जल्दी बंगाल पर कब्जा करो, क्योंकि स्टेट में दूसरे का सरकार है वहां पे, तो उस पर बंगाल पे कब्जा करना है, वहां उनको कुछ खरीदना था। स्टेट बंगाल में बहुत उद्योग है भाई, बहुत धंधे हैं वहां, बढ़ने के बहुत चांस है, पोर्ट है, क्या क्या नहीं है, तो बंगाल पे कब्जा करना था। उस चक्कर में चुनाव कराया। अब हम लोग मर रहे हैं, 4 लाख केस आ रहा है एक दिन में, 3700 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो भाई लोग, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आप लोग से आग्रह करते हैं कि सुधर जाइए और यूनिटी दिखाइए। और आप जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है 20% है, 80% को डिवाइड करके आप ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाएंगे। 80% लोगों की आंख खुल चुकी है।
और वो यूनाइट हो रहे हैं। आपको कामयाबी वहाँ उस राज्य में नहीं मिलती है जहाँ ज़्यादा नहीं। आप बिहार में हर जाति का आपने बना दिया नेता। पासवान अलग, दुसाद अलग, मुसहर अलग, सहनी अलग, जादव अलग, कोयरी अलग, कुर्मी अलग। तो हर जाति का नेता बना के आपने वोट पे विभाजन डाला। यहाँ तक कि मुस्लिम को भी डिवाइड कर दिया। इस बार आपका वसीम रिजवी का नहीं चला एजेंडा, वो पकड़ी गई उसकी साजिश। तो इसलिए जाति में मत बांटिए, हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, धर्म में मत बांटिए। मानव जाति अभी जो मर रहे हैं वो सारे मानव जाति के रूप में मर रहे हैं। वो मरने वाले में तिवारी भी है, पांडे भी है, चौबे भी है, मिश्रा भी है, जादव भी है, सिंह भी है, पासवान भी है, कुशवाहा भी है, सैनी भी है। हर जाति के लोग मर रहे हैं। चिताएं जल रही है वो हिंदू का। आप हिंदू के नाम पे हिंदुओं को उकसा के वोट तो ले लेते हो, लेकिन हिंदुओं का तब ख्याल रखते नहीं हो। जीतने के बाद आपका हिंदू का बदल जाता है, रूप बदल जाता है। दलित पिछड़ों को आप हिंदू के रूप में नहीं मानते हो, नफरत के चक्कर में उनके वोट लेते हो और फिर दलित पिछड़ों का खत्म करने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए नारे लगाते हो और उनका फिर सरकारी कंपनियां बेच देते हो, नौकरी नहीं देते हो। आज देश में सबसे बड़ा युवा वर्ग है जिनको नौकरी की जरूरत थी, नौकरी नहीं मिली और आपने नहीं दिया। युवा लोग, आप लोग भी, कई बार आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, एकत्रित हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। सरकार आपने बनाना है, अपनी बनाना है। एक घिसे पीटे जो कारतूस लोग आ जाते हैं ना, एबव 60 वाले, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं खुल के कहता हूं, रिटायरमेंट का एज 60 साल रखा है, 62 साल रखा है। तो जो सरकार के ब्यूरोक्रेट है वो 60 साल में रिटायर कर जाता है क्योंकि उनकी काम करने की शक्ति चली जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है 60 साल के ऊपर वाला? तो इसे बंद करो, अपनी सरकार बनाओ। चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर एज्ड है तो उसको सरकार में नहीं लाना है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट बन के आता है, उसका बाइकाट करना है, उस पार्टी को वोट नहीं करना है। जरूरत पड़ी तो अपना पार्टी बना के तुम खुद खड़े हो जाना, मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन इन सबको सबक सिखाना है सारे पार्टियों को। आप खुद समझदार हो, ध्यान रखो, और मरने वाले जितने भी लोग हैं कोरोना से, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। आप सब लोग भी शोक मनाओ। चुनाव जीतने के बाद भी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जीती है, कोई पार्टी नहीं जीती है। आज बंगाल में ममता बनर्जी की जीत नहीं हुई है, देश की जनता की जीत हुई है, जनता की यूनिटी की जीत हुई है। तमिलनाडु में जनता की जीत नहीं हुई है, जनता है, सारा जनता जिन्होंने वोट दिया। नेता कौन होता है? इसलिए नेता की जीत नहीं होती है। नेता तो एक बस है टारगेट कि हाँ ये बनेगा मेरा नेता। जनता यूनाइट होते हैं, जनता बनाते हैं। तो नेताओं को भी चाहिए कि ज़्यादा घमंड में ना रहें। ये जनता की जीत है और जनता है तभी आप हैं। जनता का ख्याल नहीं रखिएगा, 5 साल बाद फिर आप चले जाएंगे, हट जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। जय हिंद।